जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं जीवन से जुड़ी हर चीज़ को अपने और अपने गांव के, अपने समाज के हिसाब से देखना चाहता हूं। और मेरा जो अब तक का जितनी हम अपने को समीक्षा करके आए हैं, हम एक सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी जी के साथ सच में ऐसा काम किए हैं और कर रहे हैं जिस पे हमको इस जीवन का गर्व है। इस जीवन का तात्पर्य मैं मानता हूँ, एक जीवन में कई जीवन होते हैं। हमने अपने जीवन में एक ग्रेजुएशन तक जो संघर्ष का जीवन था उसको भी देखा है, फिर हमने एक सुपरस्टार सिंगर का भी जीवन देखा है, सुपरस्टार एक्टर का भी जीवन देखा है, और अब मैं जीरो से फिर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं इस जीवन से सच में बहुत संतुष्ट हूँ। जब मुझे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले में बैठी हुई किसी आदिवासी परिवार में अगर कोरोना में उसको 1000 रुपये का सहयोग करना था तो 1000 रुपये का 1000 रुपया उसको पहुंच गया, क्योंकि वो जनधन अकाउंट से जुड़ गई थी। तो इसके पहले की तो कई चीज़ों का जवाब मिल गया। इस देश की चिंता ही रहती थी कि हम, एक पहले के प्रधानमंत्री लोगों ने चिंता जताई थी कि हम जब 1 रुपया भेजते हैं तो मात्र 15 पैसा मिलता है लोगों को। आज लगभग 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट से जोड़ा गया, जिन्होंने कभी न बैंक का मुंह देखा था, न अकाउंट नाम का कुछ पता था, और उनको जोड़ा और जोड़ने के साथ उनको लाख रुपए का बीमा दिया। और अब सोचिए कि अगर इस कोरोना संकट में वो सिस्टम नहीं होता तो हम उनको 500 रुपया, 1000 रुपया जो भी भेजना चाहे, जब चाहते हैं उसी दिन चला जाता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने घर में गैस चूल्हा होना, जो एक बड़ी प्रतिष्ठा का विषय था, उसको गरीबों के घर में भी ला दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसके घर में गैस का चूल्हा होता था उसका सम्मान औरों से अलग आते। भी इनके अंदर तो गैस पे चूल्हा है, ये जाते हैं तो एक स्टिक लेती हैं, खटक से मारती हैं इनके घर की पत्नी, और वो चूल्हा जल जाता है, खटाक से नाश्ता बन जाता है। और मैंने अपनी माँ को देखा था कि जब वो खाना बनाने की तैयारी के लिए 1.5 घंटा पहले शुरू करती थी, हमको बोलती थी जाओ पंडिताइन के घर से आग मांग के लाओ। हम आग मांग के लाते थे, उससे आग से फिर आग जलाया जाता था, फिर तब जाके 40-45 मिनट 1 घंटा में चूल्हा जलता था, तब खाना बनता था। अब वो सौभाग्य सबको प्राप्त है। आप सोचिए, कोरोना संकट में जहां एक दूसरे से टच होना, घर से बाहर निकलना मना था, एक बड़ी भारी महामारी हम लोगों को घेरे खड़ी थी, अगर घर में टॉयलेट नहीं होता तो क्या हाल होता। गरीब गरीब घर में सरकार ने टॉयलेट बना के दिया, स्वच्छता अभियान के नाम पे। कई बार स्वच्छता अभियान पे लोग हंसने लगते हैं, अरे कितनी स्वच्छता करोगे। स्वच्छता का मतलब शौचालय से भी है। स्वच्छता का मतलब कूड़े को एक जगह इकट्ठा करना, फिर उसका निस्तारण करने से है। और वो लोगों में आया। आज जब हम कहेंगे कि डीबीटी, एक शब्द जो सबके ध्यान में आने लगा है, क्या है भैया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब गांव-गांव में लोग कह रहे हैं हमारा डीबीटी से आ गया पैसा। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के कारण पैसा तो मिला ही, लेकिन देश में सवाल उठता है कि कहाँ से पैसा आया घर घर टॉयलेट बनाने का, कहाँ से पैसा आया कच्चे घर को पक्का बनाने का, कहाँ से पैसा आया आयुष्मान योजना का, 5-5 लाख रुपए का फ्री इलाज। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के कारण देश के खजाने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के कारण 1,27,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का बच गया। वो जिन जिन साधनों से जाता था और जाता भी नहीं था। हमें इस पे गर्व है, हमें गर्व है।
हमें आज, मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूँ रोड ट्रांसपोर्ट का, सिविल एविएशन का, शिपिंग का, टूरिज़्म का, और आज मुझे, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताएं, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए। आपने सुना होगा एक पूर्वांचल एक्सप्रेस बहुत बड़ी योजना शुरू हुई, पूर्वांचल एक्सप्रेस सड़क, जिससे 10 घंटे की दूरी को हम 2.5 घंटे में, 3 घंटे में पूरा करने का लक्ष्य रखे हैं। पिछली अखिलेश जी की सरकार थी तो उसने जाते जाते उसका टेंडर भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितनी स्पीड से और कितनी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी जब योगी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसकी समीक्षा हुई तो एक नियम है कि जब कोई हाईवे तभी टेंडर होता है जब उसका 85% ज़मीन अधिग्रहित कर लिया गया हो, एंड एक्विजिशन। जब तक 85% नहीं होगा तब तक हम टेंडर कर नहीं सकते। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अखिलेश जी की सरकार ने बिना भूमि अधिग्रहण किए और पूर्वांचल एक्सप्रेस का टेंडर कर दिया। वो काम कभी हो सकता था? जब जमीनें नहीं तो सड़क कैसे बनेगी? और अभी वही कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस क्यों नहीं बना, हम तो शुरू कर दिए थे। ये सरकार आने के बाद अब जाके 95% ज़मीन का अधिग्रहण की है, तब टेंडर की है, और उसमें उसके बाद उसको तेज़ी से शुरू किया, और हम लोग इस नवंबर तक पूर्वांचल एक्सप्रेस को दे देंगे लोगों। तो काम करना भी ज़रूरी है, समय से करना है और उसके नियमों का पालन करते हुए करना है। आज जो लैंड एक्विजिशन में जो किसानों को जो हम पैसा दे रहे हैं, वो भी आप देख लिए तो लोग आजकल प्रार्थना करते हैं सड़किया थोड़ा हेयर से घूम के हमारा खेतवा से चल जाए तो हमको ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा लोग करने लगे हैं। जबकि तो इन सारी चीज़ों के बीच हम जैसे अपनी लोकसभा की बात करें, हमारी लोकसभा में ट्रैफिक कंजेशन सबसे बड़ी समस्या थी। मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला हूँ। आप अब जाएंगे तो आपको सिग्नेचर ब्रिज के दर्शन होंगे। सिग्नेचर ब्रिज पे जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी इंटरनेशनल ब्रिज से गुजर रहे हैं जमुना जी पर। वो जब हम सांसद बने तो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा था। हर गली से मुझे एक ही आवाज़ आई, सिग्नेचर ब्रिज बना दोगे? राष्ट्रपति शासन था उस समय। 49 दिन की सरकार केजरीवाल की छोड़ के भाग चुकी थी दिल्ली को, और मैंने कहा पहले नंबर पे मैनिफेस्टो में रखा और सिग्नेचर बना के दे दिया। मैंने कह दिया था कि जब तक नहीं बनाऊंगा मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा जी। और उसके बाद जब आगे बढ़े तो हम देखें कि जैसे ही हम सिग्नेचर ब्रिज पार करके जाते हैं वजीराबाद रोड पे फिर जाम लगता है भजनपुरा का। तो हमने फिर प्लान बनाया और भजनपुरा के बाद फिर से फ्लाईओवर बना रहे हैं, जिससे वहाँ से गाजियाबाद तक जाने के लिए एक भी सिग्नल नहीं मिलेगा। उसकी शुरुआत कर दिया और एक पैरेलल फ्लाईओवर रहेगा, दूसरा मेट्रो रहेगा। आप सोचिए मुझे कितनी अच्छी फीलिंग आती होगी। मैं तो गाना गाने वाला व्यक्ति, सिनेमा का व्यक्ति, कलाकार। मैं पहली बार अपनी लोकसभा में मेट्रो लेकर के पहुंचा। पहली मेट्रो से मैं पहुंचा हूं। दिल्ली में पहला मेट्रो में अटल जी बैठ के गए थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तब दिल्ली में मेट्रो हुआ था। शीला दीक्षित जी आज नहीं हैं, खुराना जी, शीला वो जी, काम कराने के लिए उनसे कैसे संपर्क करती थी वो भी एक उदाहरण है। अभी हमारी लोकसभा में मेट्रो नहीं थी, दिल्ली के हर जगह मेट्रो थी। मेरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मैं मेट्रो की लाइन बिछवाया, मैं पहली मेट्रो में बैठ के आया और आज गर्व से बता सकता हूँ। और मैंने अब तो जो 4th फेज़ है उसके तहत हमारे क्षेत्र का व्यक्ति एयरपोर्ट तक जाएगा मेट्रो से बैठ के, उसको सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं। हम पहली बार नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनके साबरमती प्लान को मैंने स्टडी किया और मेरे दिल्ली में हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं यमुना जी पे।
10 किलोमीटर में पहला चंक बन रहा है, 10 झील बना रहा हूँ, उसके बीच से पैदल चलने का, साइकिल से चलने का, सब इको पार्क की तरह होगा। ये सारी पहली बार दिल्ली में रिवर फ्रंट बन रहा है। कोई दिल्ली आया घूमने तो उसको वहाँ एक बार जाने का मन करेगा, ऐसी चीज़ बना रहे हैं। हमारे लोकसभा से अगर किसी को बागपत जाना होता था तो मुश्किल से 70 किलोमीटर की दूरी उसको 7 घंटा में तय करनी पड़ती थी। मतलब कभी हमने 709 भी एक ऐसा एलिवेटेड रोड बना करके लोगों को, मैं दे दूंगा अगली बार वोट मांगने से पहले, काम शुरू हो गया, टेंडर हो गया कि वो बागपत तक की दूरी अब हमारे शास्त्री पार्क से लोग मात्र 45 मिनट में तय कर लेंगे और वहाँ से सहारनपुर घुस जाएंगे, वहाँ से देहरादून चले जाएंगे, शिमला चले जाएंगे। तो हम लोगों ने इतना बड़ा काम भी नरेंद्र मोदी जी के उनके ही शैली से करना शुरू किया है। और मैं आज मैंने कितनी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएं। जब जीएसटी आया तो लोग किस तरह से इसके विरोध में लग रहे थे, आज लोगों को उसमें आनंद आने लगा है। और आपको आज मैं बताऊं, पिछले महीने का जीएसटी कलेक्शन 1,16,000 करोड़ रुपया है, एक महीने का कलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि नीति स्पष्ट है और नीयत साफ है। इस समय देश का कोई कास्ट नहीं है जो बोल सकती है कि मैं आरक्षण के दर्जे में नहीं आता हूँ। वो चाहे सवर्ण ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिए हो, श्रीवास्तव हो, भूमिहार हो, या फिर मुस्लिम समाज से लोग हों। हमारे कुपोषण पे आप देखिए अभी कितना सोच कैसी है सरकार की कि जो हमारी बहन बेटी गर्भवती होती है तो वो अच्छा भोजन करे, उसके लिए 5,000 रुपया उसको दिया जाता है। 5,000 रुपीज़ उसको एक एक थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। कई जगह हमने देखा कि उनको मिलने वाला पैसा उनके घर में पति या घर के लोग खर्चा कर देते थे। तो अभी ई रूपी शुरू हुआ है। ई रूपी में वो उसी के अकाउंट में जाएगा जो महिला है, और वो जब चाहेगी तभी किसी को दे सकती है। और ऐसा नहीं, सॉरी, पर्पज वही खाने पर्पज भी कि आपको ये भोजन खरीदना है या आपको जूस खरीदना है, आपको ये करना, तभी वो पैसा डिलीवर होगा। वे कई बार हमारी बेटियां तो महिलाएं इमोशनल होती हैं। वो पति 5 बार कह दिया अरे मुझे कुछ पैसा दे दो, दे दिया, दे जाओ भाई। तो हमारा इतिहास रहा है, लोगों ने आभूषण तक दे देते हैं, वो उसका दुरुपयोग भी हो जाता है। तो ये सब को ख़त्म करने के लिए कितनी बड़ी सोच है। ई रूपी, और जिस काम के लिए जा रहा है उसी मद में वो खर्चा होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपको भी किसी को हेल्प करना है तो आप ई रूपी के तहत उस व्यक्ति को देंगे तो उस पैसे का उपयोग उसी मद में होगा। अगर उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए है तो पढ़ाई संस्थान को ही जाएगा। यहाँ तो इतना बड़ा हम डिजिटल क्रांति का इतना बड़ा उपयोग कर रहे हैं, और हैट्स ऑफ टू आवर प्राइम मिनिस्टर।